नमस्कार। स्वागत है आपका @सेरा मैथ्स में। मैं अंकित रावत। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल। आज हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि पॉलिनोमियल में क्या-क्या चीजें हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो नाम है वो है पॉलिनोमियल। अब हमें पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। तो हम अगर इसको डिफाइन करें पॉलिनोमियल को, तो ये बनेगा पॉली और नोमियल, दो टर्म से। पॉली का मतलब अगर हम यहाँ देखें तो बहुत सारे, इसका मतलब क्या है? बहुत सारे। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। यानी कि अगर हमारे पास बहुत सारे टर्म्स हैं किसी एक एक्सप्रेशन में, तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, हमने एक एक्सप्रेशन लिया x+4। हमारे पास अगर मैं इसको खाली x भी कहता तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में सिंपल एक टर्म है, इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? दो टर्म है। तो ये जो सिंगल टर्म है ये मोनोमियल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? मोनोमियल। और जो दो टर्म वाला है इसको बाइनोमियल कह देंगे। क्या कह देंगे? बाइनोमियल। अगर मान लेते हैं तीन टर्म हुए x+y+4 इस तरह से, तो इसको ट्राइनोमियल नाम से जाना जाएगा। ये सब आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। तो हमारे पास मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल इस तरह से टर्म्स होंगे, ठीक है। समझ में आया? अब अगर हम बात करें, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो अगर कोई भी टर्म है, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ पावर हो सकती है। जैसे x की पावर 2, 2x+4, x की पावर 3, 3x² + 4x+9। इस तरह से हमारे पास अलग अलग टर्म्स हो सकते हैं। तो इनकी पावर के अकॉर्डिंग हमारे पास पॉलिनोमियल को अलग अलग टर्म्स में डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कितनी पावर हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, पावर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सबसे पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या आता है? लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कि एक इस तरह का पॉलिनोमियल जिसकी अगर हम पावर चेक करें, हाईएस्ट पावर, ये ध्यान रखना आपने, पावर भी कौन सी चेक करनी है? हाईएस्ट पावर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोएस्ट पावर के बारे में बात कर रहे हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाईएस्ट पावर के बारे में। तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, जैसे इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देंगे y+2 है, तो यहाँ पे y की, यानी कि जो ऐसा टर्म जो वेरिएबल के फॉर्म में है, तो उसकी पावर कितनी है? 1। यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। तो इस तरह का पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा आपके लिए? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। सेकंड आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा इसकी पावर कितनी जा रही है? हाईएस्ट पावर 1 जा रही है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी जानी चाहिए? 2। अगर किसी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 2 है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, ये पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इस तरह का पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी पावर कितनी है? 2। और इस वाले टर्म में भी देखेंगे तो पावर कितनी है? 2। तो इस तरह का जो टर्म होगा, ठीक है, इस तरह का एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर आता है क्यूबिक। क्या आता है? क्यूबिक। नाम से पता चल रहा है क्यूब में हमेशा पावर कितनी होनी चाहिए? 3। पावर कितनी होनी चाहिए? 3। तो कोई भी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 3 चले जाए, तो उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या कह देंगे? यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल कह देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? इसके बाद आता है पावर 4। पावर 4। पावर 4 के लिए हमें चल रहा है पता, यहाँ पे लिखा हुआ है बाई क्वाड्रेटिक। देखो क्वाड्रेटिक में 2 थी पावर, उसके आगे से बाई लगा दिया, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। यानी कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है? 4। तो जिस किसी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर अगर 4 जा रही है, तो उस तरह का पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा आपके पास? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ध्यान दीजिएगा क्या बताया, अगर पावर 1 है तो लीनियर, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 है तो क्यूबिक, और पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कि जीरो क्या होंगे पॉलिनोमियल के। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जीरोस और इसकी जगह पे रूट्स भी लिखा हुआ हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जीरोस और रूट्स का मतलब सेम है, अलग अलग नहीं है। तो चलिए बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर हम इस तरह से देखें, ठीक है, तो इस लीनियर पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वो ध्यान दीजिएगा वो भी कितने होने चाहिए? अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके? 1। यानी कि जितनी पावर उतने ही जीरोस। अगर मान ले हमारे पास 2 पावर वाला है कोई x² + 2x+4, तो अगर मुझसे पूछा जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ तो 4x+6। अगर मेरे से पूछा जाएगा नंबर ऑफ जीरोस यहाँ कितने होंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3।
तो हमें ये चेक करना है कि कितनी हाईएस्ट पावर है उतने ही इसके क्या चलेंगे, जीरोस चलेंगे। ठीक है, तो क्लास 10th में हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए एक ग्राफिकल मेथड दी हुई है। आपको ग्राफ से बताना होगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। अब हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ दिया होगा, आपको पता लगाना है कि इस ग्राफिकल मेथड में से कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, अगर हम बात करें, हमारे पास पहला ये पहला ग्राफ ये दे रखा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो पिंक कलर की लाइन है ये ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें ये चेक करना है कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस पर, किस पर, एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर कहां पे कट कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो कितने बार कट कर रहा है, ये उसकी रूट्स निकालने की प्रोबेबिलिटी या ये कह लो कि ये उसकी कंडीशन हो जाएगी। तो सबसे पहला अगर हमें दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे क्या है, जो ग्राफ है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। जब कट नहीं करेगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस। अगर मैं यहां चेक करूंगा तो देयर आर नो जीरोस। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो ये ग्राफ देखिए इस तरह से जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, थर्ड वाले में अगर हम चेक करते हैं तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, तो हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 3। सिमिलरली यहाँ पे ग्राफ को देखेंगे तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 और 2, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, देयर आर 4 जीरोस। सिमिलर वे 1 2, फिर यहीं से ये मूव कर रहा है, फिर 3, तो क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, याला और याला 3, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, 3। तो अगर आपको ग्राफ को देख के बताना है कि कितने जीरोस होंगे तो आपको ये चेक करना है कि वो एक्स एक्सिस पे कितने बार कट कर रहा है। जितने बार वो एक्स एक्सिस को कट करता चलेगा वही उसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, कभी कभार सवाल में आता है कि ये ग्राफ किसका है, तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस 1 है तो मैं इसको कहूंगा लीनियर ग्राफ है, ये लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। यहाँ पे पूछूंगा तो ये किसके लिए है, क्यूबिक के लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरोस आ रहे हैं। यहाँ पे भी ध्यान दूंगा तो यहाँ पे भी क्यूबिक होगा क्योंकि 3 जीरो आ रहे हैं। ये कैसा होगा, बाई क्वाड्रेटिक, कैसा होगा, बाई क्वाड्रेटिक। और ये कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, ओनली क्वाड्रेटिक। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से भी पुटअप कर सकता है, आपको ग्राफ दिया होगा, पूछेगा ये किस लाइन का ग्राफ है या किस पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एंड करते हैं इस वीडियो का इस लास्ट टॉपिक से। ठीक है, तो अब हम जानेंगे, अगर हमारे पास कोई रूट्स है, ठीक है, रूट्स यानी कि जीरोस हैं, और उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स है, तो उनमें क्या रिलेशन होगा। यहाँ पे हम किस पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए, 2। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जनरल फॉर्म ये है, इस तरह से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पे जो a है वो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो इस तरह से, अगर मान लो कोई हमारे पास पॉलिनोमियल है 4x प्लस 6, तो अगर मुझसे पूछा जाएगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यानी कि a की वैल्यू कितने है तो मैं कहूंगा 2। इसी तरह से b की वैल्यू अगर मुझसे पूछा जाएगा कितना है तो मैं कहूंगा 4, और c की वैल्यू कितनी होगी, 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि इसके कोफिशिएंट्स क्या है। ठीक है, फिर ये पता लगाएंगे इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। यानी कि ये पॉलिनोमियल को अगर हम फैक्टराइज करें तो फैक्टराइज करने के बाद हमको 2 रूट्स मिलेंगे, उन रूट्स को हम नाम दे देंगे अल्फा और बीटा। जब हमको ये दोनों मिल जाए, रूट्स भी मिल जाए और कोफिशिएंट्स भी मिल जाए, तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो ये कहलाता है, सबसे पहला रिलेशन अगर हम बात करें, तो सबसे पहला रिलेशन अगर हम बात करें तो वो होता है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, दैट मीन आपके पास जो भी 2 रूट्स आएंगे उनको अल्फा प्लस बीटा ऐड करिए, वो किसके बराबर होंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा आएगा उसको कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्या कहलाएगा, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कह सकते हो, यहाँ पे आप जीरोस भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये होगा जो भी रूट्स आएंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। कितना हो जाएगा? सी अपॉन ए। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट्स और उनके रूट्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक सवाल करके इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक सवाल करते हैं। सवाल इस तरह से है 2x² माइनस 8x प्लस 6। आपको इसके रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं और इनके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन भी पुट करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके जीरोस पे बात करते हैं, यानी कि इसके रूट्स को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जिस मेथड का इस्तेमाल करेंगे उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कहेंगे। क्या कहेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यानी कि हम मिडिल टर्म को यहाँ पे तोड़ देंगे। ठीक है, तो कैसे तोड़ेंगे ध्यान से देखिएगा। 2x² माइनस 8x प्लस 6। अब हमें करना क्या है, हमें कोई ऐसे टर्म लेने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तो ये बीच वाला नंबर यानी कि 8 आ जाए, और उन्हीं टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके 6 इंटू 2 यानी कि 12 आ जाए। ठीक है, तो हम करते क्या है, सबसे पहले इस 12 को ही ब्रेक करते हैं, यानी कि हमें करना क्या है, a और c को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके 12 आया और उसको ब्रेक डाउन कर दिया। 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो जब हम ब्रेक डाउन करेंगे जो हमें यहाँ पे टर्म मिलेंगे उनकी हेल्प से हमें ये टर्म बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये टर्म जो बीच वाला है ये प्लस करके बनेगा या माइनस, ये डिपेंड करेगा इस लास्ट वाले पे। अगर लास्ट वाला प्लस का साइन है तो ये प्लस करके ही बनेगा, और अगर लास्ट में माइनस है तो ये नंबर बीच वाला जो है वो माइनस करके ही बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा, 3 2 6 और 2 1 2। तो ध्यान दीजिएगा 6 प्लस 2 कितना होता है, 8, यानी कि प्लस करके तो 8 आ गया, और इन्हीं दो टर्म्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 12। तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x² माइनस, अब ध्यान दीजिएगा 8 को क्या लिख रहे हैं, 6 प्लस 2, एंड पीछे से जो x था वो वैसे का वैसे ही रहा, प्लस 6। 2x², जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो माइनस अंदर के साइंस को बदल देता है। तो 6 माइनस का हो गया, पीछे से x था तो x इसके साथ लगा दिया। 2 प्लस का था तो माइनस की वजह से वो अब माइनस का कहलाएगा, और प्लस 6। नाउ हमने करना है, पहले दो से कुछ कांस्टेंट लेना है, फिर दूसरे से कुछ कांस्टेंट ले लेना है। जैसे अगर हम देखते हैं तो 2x ये दोनों में है, तो हमने 2x को कॉमन करा तो रह जाएगा यहाँ x माइनस 3 2 6, और इसमें से क्या कॉमन लेंगे, x के आगे जो भी नंबर होगा, अगर 2 है माइनस के साथ तो माइनस में ले लिया, तो ये रह जाएगा x। देखिए माइनस जब कॉमन आता है तो साइन बदल जाते हैं, तो 3 2 6। अब हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, x माइनस 3 x माइनस 3। अगर ब्रैकेट सेम है इसका मतलब हमने काम सही कर रखा है। तो इन दोनों को एक कॉमन आउट करा, और जो बचा हुआ है 2x माइनस 2 इसको एक कॉमन आउट कर दिया। ठीक है, ऐसे करते ही हमें क्या पता चला कि हमारे पास दो फैक्टर बन गए, x माइनस 3 और 2x माइनस 2। तो अगर हमें जीरोस पता लगाने हैं तो हमें करना क्या होगा, जो भी हमारे फैक्टर आए होंगे हमें उनको पुट करना होगा 0 के बराबर। तो यहाँ से मिल जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 3। ये हमारा पहला 0 हो जाएगा, इसको हम अल्फा कह देंगे। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। इसी तरह से दूसरा 0 निकालने के लिए हमने 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रख दिया, तो यहाँ से हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/2, दैट इज x की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और ये हमारे पास दूसरा 0 हो जाएगा, दैट इज बीटा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, अब हमारा काम होगा a, b और c की वैल्यू को देखना। तो a, b, c किसकी वैल्यू होंगी, देखिए a जो होता है वो x का स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, यानी कि 2। b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ 8 माइनस के साथ है तो माइनस के साथ लिखेंगे, और c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, वो होता है 6। तो इस तरह से हमारे पास अल्फा, बीटा, a, b, c सब की वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू हो गई 3, बीटा की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, अब हम पुट करेंगे रिलेशन को। तो रिलेशन कहता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मीन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आना चाहिए, माइनस का b अपॉन a। देख लेते हैं क्या बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 3, बीटा की वैल्यू 1। क्या ये बराबर है, नहीं है, देखते हैं। माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस का a, और a की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो 8 माइनस माइनस प्लस अपॉन 2, ये कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो 4 इज इक्वल टू 4। तो पहला रिलेशन प्रूफ होता है कि हमारे पास जो रूट्स और कोफिशिएंट्स थे वो क्या है, बराबर आए।
दूसरा जो रूल है या दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 1, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 2। अगेन 3 1 जा 3, 2 3 जा 6। तो फिर से देखिएगा कि दोनों साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब दोनों साइड क्या आ गई, इक्वल। तो इस तरह से जो हमारा रिलेशन था सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हमारे को इस तरह से कोई एक पॉलिनोमियल दिया होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें लिखा होगा कि फर्स्टली फाइंड द जीरोस एंड देन फाइंड पुट द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस मेथड से आप इसको कर सकते हैं। आई होप जो मैंने आपको ये मेथड समझाई और जितना भी मैंने पॉलिनोमियल में आपको समझाया ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें @SeraMaths। थैंक यू।